नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज फिर से बात करते हैं पहलगाम में हुए आतंकी हमले की। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो आत्मा को झकझोरने वाला था। जिस ढंग से वहाँ धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई, जिस तरीके से वहाँ पर पत्नियों के सामने पतियों को गोली से उड़ाया गया, बच्चों के सामने बाप को गोली से उड़ाया गया, ऐसा हृदय विदारक दृश्य कम से कम मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। और बिना किसी प्रतिरोध के अगर वहाँ पर कुछ सुरक्षा के इंतजाम होते, कोई पुलिस के जवान होते, कोई फौज के जवान होते, अर्धसैनिक बल के जवान होते और उनसे वो मुकाबला करते तो भी कुछ दिल को सुकून मिल जाता। लेकिन जैसा वहाँ पे हुआ, बिना किसी रुकावट के वो आए और जिस ढंग से उन्होंने सॉफ्ट टारगेट बनाया हमारे देश के नागरिकों को और जिस ढंग से वो मार के गए, वो भी धर्म पूछ के, ऐसी घटना किसी भी आदमी को दिल को दहला देने के लिए काफ़ी है। क्या गलती थी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की, उसकी पत्नी की, जिसका अभी 6 दिन ही हुए थे सुहागन बने, उसको विधवा कर दिया गया। और क्या गलती उस बेटे की थी जो बार बार रात को नींद से उठ के अपनी माँ से पूछता है कि मम्मी पापा कहाँ चले गए। ये सारी चीज़ें दिल को बिल्कुल झकझोरने वाली चीज़ें हैं। और कई सारे सवाल मेरे भी दिल में आते हैं, दिमाग में आते हैं, और आपके भी दिमाग में आने चाहिए अगर आप एक संजीदा इंसान हैं, कि सरकार ऐसा दावा करती थी कि कश्मीर से हमने आतंकवाद ख़त्म कर दिया। जब से धारा 370 हटी है, कश्मीर में अब आतंकवाद रहा नहीं है, और इसी पे भरोसा करके लोग वहाँ पे चले गए और लोगों के साथ ये सब हो गया। कैसे वो सॉफ्ट टारगेट बने और कैसे सॉफ्ट टारगेट हमारे देश के नागरिक आतंकवादियों का टाइम टू टाइम बनते रहते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। और आतंकवादी हमारे देश में जैसे घुसते हैं और मार के चले जाते हैं, और हमारी छवि एक पिलपिले राष्ट्र की पूरी दुनिया में बन गई है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर इतनी आबादी है, 1.5 अरब के आसपास, यहाँ पे 10-20 आदमी अगर मर जाएं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। लेकिन भैया, जिसके घर से आदमी जाता है, जिसके घर से मरता है, उसको पता होता है एक आदमी के जाने से कितना बड़ा एक परिवार पे संकट आता है। किसी का जवान बेटा जाता है कमाने वाला, कोई बहन विधवा हो जाती है, कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, तो ये तो वही जानते हैं। सरकारों का काम क्या होता है, बाद में आएंगे, कुछ मुआवजे की घोषणा करेंगे और कुछ राष्ट्रवादी बयान देंगे, तालियां बजेंगी, जैसे अभी बयान दिए जा रहे हैं। कोई उसको धर्म का मुद्दा बनाएगा, कोई उसको जाति का मुद्दा बनाएगा, कोई उसको इलेक्शन का मुद्दा बनाएगा, लेकिन असली मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं देगा। हमारे देश में ऐसा क्यों होता है कि बार बार आतंकवादी घटनाएं होती हैं और सरकार उनको निपटने में विफल हो जाती हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है जब आतंकवादियों ने ऐसा नरसंहार किया है। ऐसा नरसंहार पुलवामा में भी हुआ, पठानकोट में भी हुआ, उरी में भी हुआ, संसद पे भी हमला हुआ, मुंबई पे भी हमला हुआ, और हमारे देश का एक विमान भी हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था। तब हमारे देश के विदेश मंत्री कुछ आतंकवादियों को वहाँ छोड़ के आए थे, तब हमारे देश के कुछ नागरिकों को वहाँ से मुक्त करवाया गया था। तो हम इजराइल क्यों नहीं बन पाते हैं? हम खाली मुंह से बातें बोलते हैं, हम प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? क्यों 1971 के बाद हमने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा? कुछ लोग कहेंगे कि कारगिल लड़ा था। कारगिल तो एक मजबूरी थी, उसमें हमारे देश में विदेशी सेना आकर बैठ गई थी, तब भी हमने एलओसी को पार नहीं किया था, अपनी ही भूमि पर वो युद्ध लड़ा था। क्यों हम वो हिम्मत दोबारा नहीं जुटा पाए जो 1971 में हमने जुटाकर पाकिस्तान के टुकड़े किए थे? अभी हाल ही में आपने देखा इजराइल में जो कुछ हुआ, जैसा भयानक आतंकी हमला हुआ, उसके जवाब में 1 साल हो गया इजराइल ने जैसा भयानक जवाब दिया है गाजा के अंदर। हम ऐसा क्यों नहीं बन पाते हैं? इस सब के बारे में हमको सोचना चाहिए, हमारे देश की सरकारों को सोचना चाहिए। अभी जो बातें हमारे देश की सरकार कह रही है वो सारी बातें आई वॉश हैं। सरकार ये कह रही है हमने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया, हमने उनके
हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या घटा दी हमने, अटारी बॉर्डर बाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया। इसके अलावा हमने उनके वीज़ा रद्द कर दिए। इन सब से कुछ भी फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। पाकिस्तान एक बहुत ही बेशर्म किस्म का मुल्क है, उसकी सेहत पे कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और अभी जो सरकार दावा करती है कि हम वो सरकार हैं जो घर में घुस के मारना जानते हैं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की, और हो सकता है आपको हफ्ते 10 दिन में फिर ऐसा कुछ सुनने को मिले कि हमारे सैनिक पीओके में अंदर गए और उनके कुछ लॉन्चिंग पैड को तबाह करके आ गए। और हो सकता है फिर राष्ट्रवाद का एक उफान हमारे देश में आ जाए, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ भी मिल जाए और वो बिहार का और अगले साल होने वाला बंगाल का चुनाव भी जीत ले। लेकिन इससे जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है भाइयों। हो सकता है साल 2 साल के लिए कुछ शांति हो जाए, लेकिन साल 2 साल बाद फिर ऐसी घटना घटेगी। ऐसे ही इनोसेंट आम नागरिकों को आतंकवादी आएंगे, निशाना बनाएंगे। तो फिर समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान ये है मेरे भाइयों कि एक पूरा युद्ध हमको पाकिस्तान के साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि चोर को नहीं मारना चाहिए, चोर की माँ को मारना चाहिए। और चोर की माँ है पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई आईएसआई और उनकी आर्मी। जो वहाँ के सेना अध्यक्ष जनरल मुनीर ने जो बयान दिया है कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी सभ्यता अलग है, हमारा डीएनए हिंदुओं से अलग है और हमको हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं चलना है, उस बात से बिल्कुल क्लियर है कि इन छोटे मोटे जो लोग हैं जो हमारे यहाँ आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, जो लॉन्चिंग पैड पीओके के अंदर बने हुए हैं, इन पर बम गिराने से समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसके लिए हमको एक पूरा युद्ध लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान को तबाह करना पड़ेगा, उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। और इससे बढ़िया माकूल समय अब कोई भी नहीं है। अब दुनिया का कोई भी मुल्क, एक चीन को अगर छोड़ दें, चीन भी इनडायरेक्टली उसका साथ देगा, डायरेक्ट वो भी नहीं आएगा। कोई दुनिया का देश, यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्री भी उसके साथ इस मुद्दे पर नहीं आएंगे, क्योंकि आतंकवाद मुद्दा ही ऐसा है। जैसे आज फिलिस्तीन अलग थलग पड़ा हुआ है, ऐसे ही पाकिस्तान भी अलग थलग पड़ जाएगा अगर हमारे देश के नेतृत्व में ऐसी हिम्मत हो। ये छोटी मोटी घटनाएं आईवास वाली करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमारे देश के नेताओं में, नेतृत्व में अगर इतनी हिम्मत है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके पाकिस्तान में घुसें, उनके एयरबेस को तबाह करें, उनकी कमर तोड़ें, उनकी अर्थव्यवस्था को तबाह करें, तब आने वाले 20-30 साल हमारे शांति से गुजर सकते हैं। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि हमारे देश में जो धार्मिक उन्माद भड़काया जा रहा है, बार बार इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी ये है कि 2014 से के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने देश के अंदर अपना एक वोट बैंक तैयार किया है, जो कि जिसको कहते हैं कि हमने हिंदुओं की एक एकता की है। इस पर भी अगर नज़र दौड़ाएं तो 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिला था और सीटें मिली थी 282, यानी बहुमत से 10 सीटें ज़्यादा। ये भी एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि कांग्रेस की जब भी पूर्ण बहुमत की सरकारें बनी, चाहे वो इंदिरा के ज़माने में बनी हो, नेहरू के ज़माने में बनी हो या राजीव गांधी के ज़माने में बनी हो, उनको हमेशा 45% वोट मिलता था। लेकिन ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को केवल 31% वोट मिला और उसको 282 सीटें मिली। फिर उसके बाद में हुआ पुलवामा का हमला और देश में आया एक राष्ट्रवादी उफान। उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें भाजपा की सीटें बढ़ के हुई 303 और वोट प्रतिशत बढ़ के हुआ 37.7। और इस बार राम मंदिर की भावना भी थी, धार्मिक उन्माद भी था, लेकिन इस बार भाजपा का वोट प्रतिशत घटा 1%, 36.6 उसको वोट मिला और सीटें उसकी आई 240, यानी पिछली बार से
63 सीटें उसकी कम हो गई। तो कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज भारतीय जनता पार्टी ने जो 35-36% हिंदुओं की एकता हमारे देश में की है, इसको राजनीतिक एकता कहा जा सकता है। सामाजिक एकता तो अब भी हिंदुओं में नहीं है। आज भी सवर्ण जाति अपने अहंकार में जीती हैं। कुछ ओबीसी जातियां हैं, वो भी, उनके अंदर भी अपर क्लास की फीलिंग है, वो भी अपने अहंकार में जीती हैं। और दलितों को आज भी दलित ही माना जाता है। ना उनको मंदिरों में घुसने दिया जाता है, ना ही उनको घोड़ी पर बैठने दिया जाता है, ना ही बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे उनको मूंछ रखने पर भी गोली मार दी जाती है। लेकिन एक राजनीतिक एकता भारतीय जनता पार्टी ने ज़रूर की है 35-36% की। तो भारतीय जनता पार्टी को जाति से बड़ा डर लगता है, क्योंकि एक ज़माना भारत में ऐसा था जब जाति एक स्वाभिमान का प्रतीक बनी थी। 90 के दशक में जब मंडल की लहर हमारे देश में आई थी, और उस मंडल लहर में बहुत सारे नेता भी पैदा हुए थे, जिनमें प्रमुख मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, मायावती और रामविलास पासवान जैसे नेता थे। और ये मंडल की राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार में खूब दबा के चली भी थी। लेकिन आज जो धर्म की राजनीति चल रही है, और बार बार जो राहुल गांधी कहते हैं जातिगत जनगणना, और अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए वाली बात, उससे भाजपा घबराती है। इसलिए भाजपा इस आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए बात कह रही है कि उन्होंने धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। लेकिन देश की जनता समझदार है, सब समझती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खेल खेल रहा है। लेकिन जिनको जाना था, इनोसेंट लोग चले गए, बहुत से लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो गई, बहुत सारे परिवार तबाह हो गए। अब देखना, आपको एक हफ्ते के अंदर हो सकता है ऐसी खबर सुनने को मिले कि हमारी सेना ने फिर से एक ऑपरेशन किया। हम लोग पीओके में गए, हमने कुछ लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए और पाकिस्तान थर थर काँपने लगा। उसके बाद एक उन्माद फैलेगा राष्ट्रवाद का, और कुछ चुनाव होंगे जिसमें भाजपा जीत जाएगी। लेकिन ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। इसका समाधान वही है, पूरा युद्ध हमको लड़ना पड़ेगा और पाकिस्तान को तबाह करना पड़ेगा, उसके टुकड़े करने पड़ेंगे, नहीं तो ये समस्या कभी भी हल नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान भी देते हैं कि जब तक पीओके को नहीं मिलाएंगे तब तक शांति नहीं होने वाली। तो जो कश्मीर हमारे पास है, उसमें हम अपने नागरिकों को सुरक्षित कर नहीं पा रहे हैं। अगर हमने पीओके को मिला भी लिया तो क्या गारंटी है कि शांति स्थापित हो जाएगी। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी।